नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति, इतनी तेज़ तर्रार राजनीति, इतने चलते पुर्जे पॉलिटिशियन विश्व में आपको शायद ही कहीं मिले जो महाराष्ट्र में मिलेंगे। और जो महाराष्ट्र की राजनीति की बात मैंने आपसे की थी, अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं उसी लाइन पे आ रही हैं, यानी राजनीति उसी दिशा में जा रही है। आज हम फिर इस पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है और उससे भी बढ़कर शिंदे साहब का क्या होने वाला है। महाराष्ट्र में शिंदे साहब की काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि शिंदे साहब जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, वो ज़्यादा दिन के बचे नहीं हैं। अब उनका शुरू हो गया है काउंटडाउन। काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में आने वाले समय में राजनीति कैसे करवट बदलेगी, आज इसी पे बातचीत करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, और ये भी समझेंगे कि यहाँ इस राजनीति के हमाम में सब एक से एक नंगे हैं। मैं अभी आया, कहीं मत जाइएगा। अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है नीचे, जहाँ पर हमारे चैनल का नाम लिखा होता है और लोगो होता है, उस ज्वाइन बटन को दबा के आप अपना पसंद का प्लान चुन सकते हैं। मैं अभी आया। महाराष्ट्र में जो दिक्कत हो रही है वो हो रही है ये कि अब जो है वो चारों तरफ से मुख्यमंत्री शिंदे घिर गए हैं, और घिरे ऐसे हैं कि सबसे पहले तो उनको उनके घर से ही चुनौती मिल रही है। उनके सहयोगी विधायकों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि भाई मीटिंग बुला लो और इस पर बात कर लो, बहुत हो गया है। और जो निर्दलीय विधायक उनके पास उनके साथ आए थे, उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आशीष जायसवाल उनके नेता है और वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे तारीख पे तारीख नहीं चलेगा। पहले ये बताओ कि आप कब हमको मंत्री बना रहे हो, क्योंकि अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि एनसीपी से जो लोग बाद में गठबंधन में आए हैं उनको तो आपने बना दिया मंत्री, और हम लोग जो शुरू में आए थे जिनके कारण आप मुख्यमंत्री बने हो, उनको आपने छोड़ दिया। अब ये नहीं चलेगा, ई ना चलवे। तो उसमें कई विधायक अंदर खाते उद्धव ठाकरे खेमे से डीलिंग में लगे हुए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और अभी डीलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मामला उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के बीच में है। अब और ज़्यादा कैसे उलझाएंगे तो उद्धव ठाकरे की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसलिए वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने आखिरी गेम के नज़दीक पहुंच गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए ऐसे और सरल तरीके से समझाऊं मैं, ये जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट वाली भाषा छोड़ के, कि देखिए शिंदे साहब जो हैं वो आ गए थे अपना एक कुनबा तोड़ के। कहाँ से? शिवसेना से। उद्धव ठाकरे टापते रह गए, उनके विधायकों को लेकर आ गए। अब उनके जो लोग आए थे, शिंदे समर्थक सारे के सारे लोग, उनको आए थे तो वो कुछ लालच में आए थे, उनको लगा था कुछ मिलेगा। अब उनको यहाँ लाके सरकार में, शिंदे साहब तो मुख्यमंत्री बन गए, अपने आसपास के 7-8-9 लोगों को और बना लिया मंत्री। उधर बीजेपी वालों को भी 9 सीट मिल गई, लेकिन बाद में मामला अटक गया। इसलिए शिंदे साहब बेचारे डर के मारे मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पा रहे थे, और इस बीच में मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब, आपका जो शिंदे गुटे के जो विधायक हैं, इन विधायकों को आप ये बताइए कि ये विधायक अब विधायक लेने लायक है या नहीं है। तो क्या, यानी ये फैसला दल बदल का फैसला है, तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू होगा कि नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन का मामला कहाँ से आया? क्योंकि एक व्हिप जारी किया गया था और जिसमें सबको पार्टी की मीटिंग में आने को कहा गया था, और ये लोग पार्टी की मीटिंग में नहीं गए थे, तो तकनीकी तौर पे इनकी सदस्यता उसी दिन समाप्त हो जाती है। तो अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा देखो भाई, ये एरिया हमारा नहीं है, इस पे अंतिम अधिकार संविधान के मुताबिक अगर किसी आदमी को है तो वो है विधानसभा के स्पीकर। स्पीकर कौन है? स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर ने अभी हाल में एक बयान दिया, एक कांग्रेसी नेता थे जाने माने, उनके बेटे ने उनके ऊपर कोई किताब विताब निकाली
ये उसके उद्घाटन में गए थे एक शिष्टाचार के नाते, चूँकि स्पीकर हैं। वहाँ इन्होंने कहा कि इस मामले पे मैं चौंकाने वाला हूँ, चौंकाने वाला फैसला लूँगा। और 54 विधायकों को शिंदे गुट के एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि क्यों ना दल बदल कानून के तहत आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इन 54 विधायकों में स्वयं शिंदे भी हैं। और ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसका उत्तर देना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये उत्तर नहीं देते हैं तो इनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। स्पीकर पहले ही कह चुके हैं कि मैं चौंकाने वाला हूं। तो अब आप कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है और उनका स्पीकर जो है वो उसके खिलाफ कैसे वर्डिक्ट दे देगा, ये बात मानी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ मसला है, उद्धव ठाकरे ने एक ट्वीट भी कर दिया है, उनको याद भी दिला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है और आपको जो करना है ना कायदे के अंतर्गत करना है, कायदे से बाहर जाके मत कर लीजिएगा। तो स्पीकर साहब फंस गए, उन्होंने दे दिया इन लोगों को नोटिस। अब आप कहेंगे तो क्या सरकार गिरा लेगी बीजेपी अपनी? नहीं, सरकार बचाने के लिए उन्होंने दूसरा इंतज़ाम कर लिया। सरकार ना गिर जाए, उद्धव ठाकरे के जो गद्दार कहिए या कुछ कहिए शिंदे साहब जो हैं, उनके आने के बाद में जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके जाने के बाद में सरकार कैसे बचेगी, बीजेपी ने उसका प्लान भी पहले से कर रखा है तैयार। यानी तुम हटोगे तो ये हमको संभाल लेंगे। तो ये हमको संभाल लेंगे कौन हैं? ये हैं हमारे अजित पवार। तो एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसको अजित पवार जो बांस लगाएंगे, पच्चड़ लगाएंगे, उसी पे उनका टेंट खड़ा रहेगा। यानी अब एकनाथ शिंदे की ज़रूरत बीजेपी को नहीं बच गई है। उधर उद्धव ठाकरे के बेटे ने इस पे एक तगड़ा कमेंट भी कर दिया है कि गद्दारों को सजा मिलने वाली है गद्दारी की। यानी एक संदेश उनको भी पता है कि अब इनकी सदस्यता गई। भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे को ज़्यादा भाव नहीं दे रही है। एकनाथ शिंदे के जो अपने साथ आए हुए लोग थे, जो उम्मीद के साथ आए थे, वो नाउम्मीद हो गए। उनका कहना ये, भैया साल भर बाद चुनाव है, जल्दी कुछ फाइनल करो, हमको कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। उसके बाद लोकसभा चुनाव है, आपने हमको लाके तो बिठा लिया, अब हमको कुछ मिल नहीं रहा है। आप अपने साथ तो ले आए कि चलो भाई बारात में लड्डू मिलेंगे, यहाँ पंगति नहीं लग रही, हम बैठे हुए हैं। और ये पूरे के पूरे सीन के बीच में अब स्थिति ये हो गई है कि देखिए एकनाथ शिंदे पे दबाव कहाँ से? पार्टी के अंदर से तगड़ा दबाव है। दूसरी तरफ वो फंस गए हैं दल बदल करके। सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और उस निगरानी में स्पीकर को इनकी सदस्यता पे फैसला करना है। सदस्यता पे फैसला करना है, संविधान के मुताबिक इनकी सदस्यता बचेगी या जाएगी, इस पे फैसला करना है। तो कुल मिला के हर तरफ से ये मसला बड़ा उलझ गया है। और सुलझी हुई कैसेट के बीच में एक बात मानकर चलिए कि शरद पवार एक बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे? शरद पवार ने कह दिया है कि मुझे अजित पवार से और जो लोग उनके साथ गए हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो वापस आना चाहें तो आ सकते हैं, मेरी एनसीपी ही असली एनसीपी है और मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला हूँ, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आना चाहे आ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो अब आने वाले समय में जो एकनाथ शिंदे की सरकार जिन बांसों के ऊपर इसका टेंट खड़ा हुआ था, उसमें सबसे अहम बांस था बीजेपी। और बीजेपी को इसलिए महाराष्ट्र में सरकार बचाकर रखनी थी क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि वहाँ पे कांग्रेस की और शिवसेना की सरकार आए। और बीजेपी ये इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना की सरकार आती तो मुंबई क्या है? देश की आर्थिक राजधानी है। तो बहुत सारे संसाधन चुनाव लड़ने के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो मिलने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिल जाते, शिवसेना को मिल जाते, और वो संसाधन बीजेपी के खिलाफ ही काम आते। तो इसलिए बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की सरकार छोड़नी नहीं चाहती है। ये तो अभी तक की पिक्चर है, लेकिन आने वाली पिक्चर समझिए। क्या आपको लगता है कि आज अजित पवार आ गए हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना ली है तो ये स्थायी व्यवस्था हो गई है? नहीं हो गई है। अजित पवार हो सकता है कि पहले जैसे बीजेपी को कई बार धोखा देकर वापस लौट गए हैं, वैसे फिर शरद पवार के साथ चले जाएं। ये भी हो सकता है कि वो शरद पवार के साथ न जाएं और कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में, शिवसेना की मदद से और ये जो
सदस्यता चली ही जाएगी और बच भी गई, कुछ ही तरह से इन्होंने कहा वापस चले गए, कुछ कर लिया इन्होंने, तो भी सरकार अजित पवार बनाने का एक गणित तो पैदा कर ही सकते हैं, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी को ये हो सकता है कि जैसे एकनाथ शिंदे का जाना हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी जाना हो जाए सरकार से, और शरद पवार का कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में फिर से दबदबा कायम हो जाए। बहुत सारे निर्दलीय भी हैं जो इनके साथ गए हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, जिसमें से जायसवाल साहब हैं, और इन लोगों को बहुत शिकायत है कि इनके साथ शिंदे ने खेल कर दिया, इनको धोखा दे दिया। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा महाराष्ट्र का गणित इन छोटी सी बातों से आप समझ गए होंगे। यानी मोटे मोटे तौर पे शिंदे साहब की विदाई का समय आ गया है, सारे हालात इनकी विदाई के दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में शिंदे साहब को पद छोड़ना पड़ेगा। उनकी विधायकी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। जो लोग उनके साथ दल बदल करके गए हैं वो विधानसभा चुनाव में कैसे जाएंगे, शिवसेना से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, उनकी क्या हैसियत रहेगी, क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों का भी अभाव होता है। पहले आप चुनाव लड़ रहे थे शिवसेना की तरफ से, अब एकनाथ शिंदे जब सरकार में नहीं रहेंगे तो आपको संसाधन भी चाहिए होंगे। तो ये जो गुट है इसके विधायकों के साथ दिक्कतें और बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के जो सीन बन रहा है वो सीन ये बन रहा है कि एकनाथ शिंदे जीतन राम मांझी के साथ जैसे हुआ था। दरअसल एक बात मान के चलिएगा, भारत में एक रूलिंग एलीट है, जो अमीर लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, जो रूलिंग क्लास है, उसका एक नेक्सस है। उसको नेक्सस को तोड़ के कोई एकनाथ शिंदे बन के ऊपर तो आ सकता है, लेकिन ऊपर उसके जो आसपास के बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसको टिकने नहीं देते हैं, उसको जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा देते हैं। और एकनाथ शिंदे के केस में भी यही लग रहा है, जो पुराने घाघ हैं वो किसी को, नए आदमी को राजनीति में खड़ा नहीं होने देते हैं। केजरीवाल को देखिए आप, आज तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।